टाइम करेंगे। तो आज आपका रिवीजन लेक्चर है थर्मोडायनामिक्स का। स्टार्टिंग का थोड़ा सा टाइम हम रिवाइज करने में यूज करेंगे, चैप्टर को रिवाइज करने में, और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज आपका माइक एक्सेस ऑफ है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि क्लास में काफी ज्यादा बच्चे हैं, इसलिए आपका माइक एक्सेस थोड़ा ऑफ है। कोई नहीं, आप चैट बॉक्स को यूज करके मेरे से कोई डाउट पूछना है, कोई बात करनी है तो आप कर सकते हो। ऑलराइट, इज दैट ओके गाइस? बच्चों, अपनी तबीयत का ध्यान रखो सब बच्चे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज है आप सब बच्चों के लिए, दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मुझे भी थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखो। अभी फिर से वेदर आपका चेंज हो रहा है और आप लोगों के पेपर्स आने वाले हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई बच्चा बीमार ना पड़े। ठीक है, सो लेट अस बिगिन द लेक्चर नाउ गाइस। नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी बच्चों को, गुड इवनिंग बच्चों। ऑल राइट, आज आपका थर्मोडायनामिक्स का रिवीजन लेक्चर है बच्चों। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको टेस्ट का सिलेबस दिखा देती हूँ। फिजिक्स में आपका थर्मोडायनामिक्स आ रहा है, बायो में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बायो की क्लास आपकी एक हो भी चुकी है आई थिंक, और केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन आ रहा है बेटा, और मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन और पैराबोला आएगा। ऑनेस्टली सेइंग बहुत इजी पेपर होगा। जो भी हम चीजें रिवाइज करेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, वो सारी चीजें अच्छे से समझो और अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है बेटा? आई एम डूइंग गुड बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एवरीवन। ठीक है, बायो क्लास आपकी हो चुकी है। आप पेन और पेपर लेके आना। आप सब लोगों के ग्रुप्स के अंदर ना मैंने एक फॉर्मूला शीट भी भेजी है, तो मैं ट्राई करूंगी कि उस तरीके की फॉर्मूला शीट आप लोगों को भेज दूं, तो उससे आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पे मिल जाएंगे। बाकी जो आज भी हम क्लास करेंगे वो रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पे भी आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे टॉपिक्स के। जो भी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का टॉपिक है उसके आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा? सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की। तो थर्मोडायनामिक्स में सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था? थर्मोडायनामिक्स का क्या मतलब होता है बच्चों? थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है? ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि सबके सब बच्चे ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब सब लोग एक्टिव हो जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन सब बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है हीट का फ्लो होना। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच, इट्स बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट्स बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर यू आर स्टडीइंग अबाउट हीट इन मोशन। ठीक है, तो इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। हमने थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करी थी, है ना? हमने देखा था कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। जिस भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि उसमें क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, वो आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है। हमने थर्मल इक्विलिब्रियम की भी बात करी थी कि आपका सिस्टम और सराउंडिंग्स थर्मल इक्विलिब्रियम में कब है? जब उनके बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। आपका जो सिस्टम है उसके अंदर जो भी क्वांटिटीज हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी की सारी क्वांटिटीज स्टेबल रह रही हूं अगर, तब हम कहते हैं कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद हमने पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, विच वाज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है बेटा? बड़ी सिंपल सी चीज बोलता है। जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि सपोज आपके पास ऐसा एक सिस्टम है, ये सिस्टम है आपका सी, ठीक है, और आपके पास एक सिस्टम है ए, और आपके पास एक दूसरा सिस्टम है बी। तो ये क्या बोलता है कि अगर आपका जो सिस्टम है वो ए जो वाला सिस्टम है, इफ ए इज इन इक्विलिब्रियम विद सी एंड बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी, तो ए और बी भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। है ना बेटा? यही बोलता है थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ। राइट त्रिशा बेटा, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, कोई टेंशन मत लो, चैप्टर को फटाफट हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबको क्लियर है। अब इसके बाद हम फर्स्ट लॉ पे गए थे, और फर्स्ट लॉ पे जाने से पहले हमने काफी सारी क्वांटिटीज को स्टडी किया था। ठीक है, वी स्टडीड अबाउट दी क्वांटिटीज जो आपकी फर्स्ट लॉ के अंदर इन्वॉल्व है, क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन फर्स्ट लॉ। तो सब बच्चों को पता है कि फर्स्ट लॉ में तीन मेजर क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। वो तीन मेजर क्वांटिटीज क्या क्या हो गई? वॉल्यूम हो गई आपकी, सॉरी, वर्क डन हो गया आपका, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंड हीट हो गई। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, सब बच्चों को अच्छे से जाता है चैप्टर में। बहुत खुश हूँ, सब बच्चे बहुत एक्टिव हो चैट बॉक्स पे, गुड जॉब। ऐसे सब बच्चों के लिए ये तालियों का राउंड एक। ऑलराइट, ऐसे ही करो, मजा आएगा आप लोगों को आज की क्लास में फिर। तो पहली क्वांटिटी है हीट। हीट का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट? हीट का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये ट्रांसफर भी हो सकती है, विच गेट्स ट्रांसफर्ड
which gets transferred from hot body to cold body, hot body to cold body, है ना, जहां पे आपका टेम्परेचर डिफरेंस होएगा वहां पे आपकी जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी। इसकी यूनिट हमने देखी थी, है ना, इसकी दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है आपकी जूल्स, ये आपकी एसआई यूनिट है। काफी जगहों पे इसको कैलोरी में भी मेजर करते हैं, तो एक कैलोरी होती है आपकी 4.2 जूल के बराबर। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है सब बच्चों को बेटा? अभी विजिबल है ज्योति बच्चा? ऑल राइट, अब एक दो चीजें आप और याद कर लो, ये चीज आपने पढ़ी है थर्मल प्रॉपर्टीज और केटीजी में, कि आपकी हीट की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा क्यू से आप हीट को रिप्रेजेंट करते हो, इट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट, अगर आपके सिस्टम में चेंज ऑफ स्टेट हो रहा हो। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में चेंज ऑफ स्टेट हो रहा हो तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, ml, मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट। और अगर आपका जो सिस्टम है उसमें कुछ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो आपका, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि हीट की वैल्यू रहती है mc डेल्टा टी, जहां पे c क्या है आपकी, c इज योर हीट कैपेसिटी, c इज योर मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो समथिंग वी हैव स्टडीड। वी हैव ऑल्सो स्टडीड टू मोर फॉर्मूलाज फॉर दिस, कि अब डेल्टा क्यू की वैल्यू आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक लिख सकते हो आप कांस्टेंट प्रेशर पे, एक लिख सकते हो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या लिखते हो, एनसीवी डीटी के बराबर, एनसीवी डीटी कर लो या फिर एनसीवी डेल्टा टी कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, एनसीवी डीटी कर लिया या एनसीवी डेल्टा टी कर लिया, और डेल्टा क्यू की एक और वैल्यू आप लिख सकते हो कांस्टेंट प्रेशर पे, विच इज एनसीपी, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल है ये सारा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, मूविंग ऑन, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वांटिटी जो हमें स्टडी करनी है। द सेकंड क्वांटिटी इज वर्क। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अंदर सब बच्चों ने बोला वर्क है, हीट है और इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा, मैंने सिंपली रिवाइज करवाया है। जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर ए और सी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, सो इसका मतलब क्या है कि जो आपका सिस्टम ए और बी है दैट मस्ट आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, यही बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चा, कि ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब आपका जो सिस्टम ए और बी है दे विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। फिर हमने हीट के बारे में पढ़ा है सिंपली, कि हीट आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रहता है, हीट को आप डेल्टा क्यू से डोनेट करते हो। ठीक है, डेल्टा क्यू हो गया, डी क्यू हो गया, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो, और इसकी ये वैल्यूज रहती हैं। चेंज ऑफ स्टेट में इट इज मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट, अगर आपकी चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रही है, चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, देन इट इज एम सी डेल्टा टी, कि आपका सी इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा क्यू अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है तो होता है एनसीवी डेल्टा टी, और कांस्टेंट प्रेशर है तो होता है एनसीपी डेल्टा टी। Moving on, the second quantity which is involved in the first law is work. ठीक है, सेकेंड क्वांटिटी जो होती है वो आपका वर्क टन होता है। तो सब बच्चों ने बिल्कुल सही बोला, जो आपका वर्क टन होता है, छोटा सा वर्क टन, इट इज इक्वल्स टू पीडीवी। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर आप डेल्टा वर्क टन की बात करते हो तो इट इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। आई थिंक स्क्रीन स्टक है, एक बार रिफ्रेश करती हूँ बेटा। ठीक है, आज पार्टिसिपेंट ज्यादा है तो हो सकता है इसलिए स्क्रीन स्टक हो रही हो। ऑलराइट, अभी विजिबल है बच्चों? ठीक है, तो अब आपका जो वर्क डन है, एक इंपॉर्टेंट चीज वर्क डन के बारे में ये है कि ये एक पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, दिस इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये आपके पाथ पे डिपेंड करता है। आप ही इमेजिन करो, अगर दो अलग अलग स्टेट है, बट एक में मैं एडियाबैटिकली जा रही हूँ, एक में मैं आइसोथर्मली जा रही हूँ, तो अलग अलग आएगा ना दोनों में आंसर। तो वर्क डन जो है वो आपकी पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हीट भी जो होती है, हीट इज ऑल्सो अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। ऑल्सो बिल्कुल सही बोला सब बच्चों ने, कि आपकी जो हीट है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी रहती है, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वर्क डन भी आपका स्केलर क्वांटिटी ही रहता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ऑल राइट, अब इसकी हमने देखी थी कि वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव भी कब होती है। तो बेटा वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव तब होती है, वर्क डन इज पॉजिटिव जब आपके सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम एक्सपैंड, जब आपका सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, या फिर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों, वेरी गुड। और आपका वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव कब होता है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, कि इट इज नेगेटिव व्हेन सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स या सिस्टम कंप्रेसेस।
ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों। तो इस केस में आपका जो वर्क डन रहता है दैट इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। राइट, दिस इज इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सिंपल सिंपल चीजें हैं। सिमिलरली डेल्टा क्यू की भी वैल्यू पॉजिटिव तब होती है जब आपका हीट सिस्टम में एंटर हो रही हो, और नेगेटिव तब होती है जब आपकी हीट सिस्टम से बाहर जा रही हो। ठीक है, दिस इज सिंपल। ऑल्सो अगर आप पीवी कर्व की बात करो, अगर आपको कहीं पे भी पीवी कर्व गिवन है, अगर आपको कैसा भी पीवी कर्व गिवन है, तो जो एरिया रहेगा उस पीवी कर्व के अंडर वो आपका वर्क डन होता है ना। ये भी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि मैम अगर हमारे पास पीवी कर्व गिवन है किसी भी प्रोसेस का, तो जो एरिया रहेगा उस पीवी कर्व के अंडर दैट विल बी वर्क डन। तो सपोज आपके पास कुछ इस तरीके से प्रोसेस आ रही है, ठीक है, तो अगर आपकी ये प्रोसेस है तो द एरिया अंडर दिस प्रोसेस, दिस एरिया राइट हियर, ये वाला जो आपका एरिया है, सो दिस विल गिव यू वर्क डन। अगर आप साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हो, सपोज आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है, दूसरी आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि वर्क डन क्या होता है, जो ये एरिया अंदर है इसके, वो होता है आपका वर्क डन। इस केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, और इस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। ऑलराइट, दिस इज समथिंग विच इज क्लियर गाइस, ये भी हमने पढ़ा था। इज दिस ओके? ठीक है, लेट मी राइट दिस ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज P1 V1, दिस इज P2 V2। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन के बारे में। हाँ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव रहता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी घूम रही है उसके उल्टा घूम रहा हो तो। ठीक है जोया बच्चा? ठीक है, मैंने सिंपली बताया है कि वर्क डन जो होता है वो आपका PdV के बराबर होता है बेटा। उसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है जब गैस आपकी एक्सपैंड कर रही हो, वॉल्यूम बढ़ रही हो, विच मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम। नेगेटिव वैल्यू आती है जब सिस्टम कंप्रेस हो रहा हो, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है शुभम? और अगर हमारे पास पीवी कर्व है बेटा, तो पीवी कर्व के अंदर आप देख सकते हो कि वर्क डन जो होता है दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, all right, very good. Moving forward, now let's come to the last quantity which is involved in first law of thermodynamics, that is internal energy. ठीक है, दिस क्वांटिटी इज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में तो हमने केटीजी में भी रिवाइज किया था, है ना। इंटरनल एनर्जी तो सब बच्चों को अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि हमने केटीजी के अंदर भी इंटरनल एनर्जी को रिवाइज किया था। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने क्या देखा था कि ये जो एनर्जी होती है आपकी, ये क्यों होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है और मॉलिक्यूल्स की कुछ मोशन हो रही है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी आपके सिस्टम में आती है बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। है ना बेटा, इज दैट ओके? ठीक है, इज दिस ओके गाइस? मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन और मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से रहती है ये एनर्जी। एक सेकंड बच्चा, मैं रिफ्रेश ही कर रही थी, मेरे को दिख गया था कि स्टक है। ठीक है बच्चों, तो आपकी बेसिकली जो ये मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से एनर्जी होती है, ये सब चीजें हमने केटीजी में पढ़ी थी, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। मॉलिक्यूलर मोशन की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वाली को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बट हम आइडियल गैस का केस जब कंसिडर करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी रहती है वो इंटायरली काइनेटिक रहती है। ठीक है, सो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज एंटायरली काइनेटिक। ठीक है, जो आपकी पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से है, वो होती है ये वाली एनर्जी। और इसका जो एक्सप्रेशन है वो हम सबने पहले देख रखा है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से, और डेल्टा यू को आपने देखा है कि हमने NCV डेल्टा टी के टर्म्स में भी लिखा है। बाकी अलग अलग गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए यू की वैल्यू आपकी अलग अलग रहती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू जो है आपकी पाथ इंडिपेंडेंट है। ऑलराइट, ये आपकी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये आपकी स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है दैट इज योर स्टेट फंक्शन। इज दिस ओके गाइस? इज दिस ओके? ठीक है, तो अब आप ये भी देख सकते हो कि डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस।
ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट इज बीइंग एडेड टू द सिस्टम, तो डेल्टा यू पॉजिटिव आता है। नेगेटिव कब आता है? जब आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। बेटा पाथ पे डिपेंड नहीं करती, आपकी स्टेट फंक्शन है ये, खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, इसलिए आपकी फाइनल जो पाथ फंक्शन है ये वो नहीं है। ठीक है बेटा, इज दैट ओके? हाँ बेटा, क्यू का सेम फॉर्मूला था, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन जीरो होता है, तो इसलिए डेल्टा यू और डेल्टा क्यू इक्वल हो जाते हैं। ठीक है मनसा? पारुल बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर आप आइडियल गैस की बात करते हो ना, तो आइडियल गैस के केस में क्या होता है, हमने एक अजम्पशन लिया है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है। तो इस केस में आपकी जो इंटरनल एनर्जी रहती है, दैट इज मेनली बिकॉज क्योंकि आपके मोशन हो रही है मॉलिक्यूल्स की, उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी वो पोजेस कर रहे हैं, रोटेशन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, इसकी वजह से जो एनर्जी आएगी दैट विल बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। इज दैट ओके गाइस? ठीक है बेटा, अब ये सब करने के बाद जो हम मेन टॉपिक पे आए थे वो था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये सब पूरी राम कथा हम लोगों ने पढ़ ली थी, एंड देन वी केम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच वाज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये लॉ बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है कि जितनी हीट आप सिस्टम में ऐड करोगे, वो जो आपकी हीट है दैट विल गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग द वर्क। ठीक है, यही बोलता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि जितनी भी हीट आप सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हो, दैट हीट विल बी यूज्ड अप इन टू वेज। आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल वेरी गुड योगेंद्र बेटा, यही बोलता है। वंशिका भी बिल्कुल सही बोल रही है। ये जो है आपका, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे बना हुआ है। ठीक है, ये जो फर्स्ट लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे बना हुआ है। ये यही बोलता है कि जितनी हीट एनर्जी मैं सिस्टम को दूंगा, उतनी ही हीट एनर्जी मेरी इंटरनल एनर्जी के अंदर और वर्क डन में यूज अप हो जाएगी। ठीक है हिमांशु बेटा, आपको भी समझ में आया बच्चा? इज दैट ओके? ठीक है, अब थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हम लोगों ने पढ़ी थी, कि एक तो ये जो डायरेक्शन रहती है हीट ट्रांसफर, उसके बारे में नहीं बताता। हमें पता है कि हीट आपकी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, बट फर्स्ट लॉ हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, और दूसरी चीज भी हमने देखी थी कि जब हमने कार्नोट साइकिल पढ़ी थी, तब जब हमने हीट इंजन पढ़ा था, तब इसको वर्क, ये वाला जो फर्स्ट लॉ है इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एफिशिएंसी 100% हो, आपकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वहां पे वो आपका इंफिनिटी हो जाए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी इसकी लिमिटेशन हो गई। ऑल राइट, इज दैट ओके? ठीक है, इज दैट ओके गाइस? आगे चलें। All right, now we need to come to another important part of this chapter. सारी की सारी प्रोसेसेस को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। ठीक है, सारी की सारी प्रोसेसेस को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस? मतलब क्या हो गया इसका? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना बेटा। 15 मिनट्स में एक बार रिवाइज करवा के करवा दूंगी, काफी बच्चों को कॉन्सेप्ट में दिक्कत है इसीलिए करवा रही हूँ। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अब इस केस में हमने क्या देखा था कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बेसिकली बॉयल्स लॉ ओबे हो रहा है, समथिंग विच वी स्टडीड इन केटीजी, दैट बॉयल्स लॉ इज बीइंग ओबेड हियर। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है आपका। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, सो दे आर एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बट आपकी प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रही होती है। ऑलराइट, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन गाइस? अभी कुछ लिखा नहीं है मैंने, बॉयल्स लॉ ही लिखा हुआ है लास्ट। ठीक है बेटा, तो इसका इंडिकेटर डायग्राम भी हम लोगों ने देखा था कैसे बनता है, और यहाँ पे हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन भी लिखा था। वर्क डन में आप लोगों ने देखा था कि वर्क डन क्या होता है? एन आर टी ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, अगर आप log 10 के तरीके से लिख रहे हो तो 2.303 nRT log to the base 10 of फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। सिमिलरली इसको आप प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, nRT ln ऑफ P इनिशियल अपॉन P फाइनल, which is also equal to 2.303 nRT
log of 10 of P initial upon P final. ठीक है, इज दैट ओके गाइस? इसका कर्व कैसा बनता है पीवी वाला, वो भी सब बच्चे देख लोगे कि इसका पीवी कर्व बनता है कुछ ऐसे। और अगर आप इसके स्लोप की बात करते हो, ये सारी चीजें मैंने क्लास में डिस्कस करी हैं, अगर बच्चों को डाउट है तो प्लीज बच्चे एक बार क्लास के नोट्स देखेंगे। तो स्लोप के केस में हमने देखा था कि डेल्टा पी अपॉन पी की आप वैल्यू पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो इसका जो स्लोप रहता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, वो कितना आ जाता है, माइनस पी बाई वी इसका स्लोप आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर स्लोप इन दिस केस। इज दिस ओके गाइज? यहां तक सबको क्लियर है? एडिशनली हमने देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका जो du का वैल्यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है, वो जीरो रहती है। ठीक है, इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। ठीक है, तो इस केस में अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो भी आपकी हीट होगी दैट विल गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, जो आप लोगों को अपने सिलेबस में पढ़ना है। जो भी आप हीट कर रहे हो वो डायरेक्टली आपकी वर्क डन के अंदर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, इसकी हमने डेरिवेशन भी कर रखी है। जिनको भी दिक्कत है, एक बार मैं अपने नोट्स भेज दूंगी क्लास की एंड के अंदर, सब बच्चे वो नोट्स देखेंगे और उसको इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। मूविंग ऑन, अगली प्रोसेस जो हम पढ़ सकते हैं दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या मतलब है बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि आपका हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिस्टम की हीट कांस्टेंट रह रही हो। ठीक है, आपका प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, बट डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो रहनी चाहिए। तो इस केस में हमने जो इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे गामा है आपका सीपी अपॉन सीवी। इसी को हमने दो तरीकों से और लिखा था, दैट टीवी रेज टू गामा माइनस वन इज कांस्टेंट। ठीक है, टीवी रेज टू गामा माइनस वन इज कांस्टेंट। ऑल्सो वी रोट दैट टी रेज टू गामा पी रेज टू वन माइनस गामा मस्ट बी अ कांस्टेंट। ये सारी चीजें लिखी थी हमने बेटा, राइट? वी रोट ऑल दीज इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पर गामा क्या है, सीपी अपॉन सीवी। ये आपका जो गैस कांस्टेंट होता है उसके इक्वल रहता है। ऑल राइट, अब यहाँ पर आप लोगों ने ये भी देखा था कि इसके वर्क टन का एक्सप्रेशन कितना होता है, जो आपका फाइनल प्रेशर है माइनस आपका, एक सेकेंड, जो आपका फाइनल प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल प्रेशर, पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई। इसको पी टू वी टू पी वन वी वन नहीं लिख रही, आपको फाइनल और इनिशियल से समझ में आ जाएगा बेटा। पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई डिवाइडेड बाय वन माइनस गामा। You can also write this as NRTF minus TI divided by 1 minus gamma. कुछ बुक्स में नीचे गामा माइनस वन के टर्म्स में दे रखा होता है, ऊपर वाला नेगेटिव साइन इन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके। ठीक है, इज दैट ओके गाइस? ऑल राइट, अब हम लोगों ने बेटा इसका कर्व बनाया था, इसका हम लोगों ने जो कर्व बनाया था वो भी ऐसे ही कुछ कर्व आया था। तो ये आपका P है, ये आपका V है, इस तरीके से कर्व आ रहा है। बस यहाँ पर आपका जो स्लोप है उसकी वैल्यू अलग आती है। ठीक है, इस केस में स्लोप की वैल्यू अलग आती है। यहाँ पर आप स्लोप जब डिटरमिन करते हो आपके पास इक्वेशन बनती है ये, दैट डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, तो आपके पास जो स्लोप है, ये जो स्लोप होता है आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ गामा पी अपॉन वी। ठीक है, ये आपके पास स्लोप आता है। तो आप देख सकते हो कि आइसोथर्मल में मेरे पास स्लोप आया था माइनस पी अपॉन वी, यहाँ पर आया है माइनस गामा पी अपॉन वी। तो इसका जो स्लोप है दैट इज मोर देन आइसोथर्मल का स्लोप। तो अगर मैं इन दोनों को सेम ग्राफ पे प्लॉट करती हूँ, तो जो भी स्लोप आइसोथर्मल का होता है, आइसोथर्मल को आप कुछ ऐसे प्लॉट करोगे, और ये आपकी आइसोथर्मल है। ठीक है, दिस इज योर आइसोथर्मल इक्वेशन। आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे रहेगी, और ये आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगी। एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा अभी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो अभी हम ऑन नहीं कर पाएंगे। इज इट ओके गाइस? हाँ बेटा, इनिशियल माइनस फाइनल है सपोर्ट मटेरियल में, नीचे उसमें गामा माइनस वन होगा। ठीक है, वहां पे आपका गामा माइनस वन होगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज मोर देन दी वर्क डन इन एडियाबैटिक, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो ज्यादा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इज इट ओके गाइस? इज दिस ओके?
आगे चले। ठीक है बेटा, स्क्रीन शो नहीं हो रही तो एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो बच्चों। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपका हीट का एक्सचेंज होता है वो जीरो होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ओके जोया, इसकी इक्वेशन होती है पीवी गामा रेज टू कांस्टेंट। अगर आप यहाँ पे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी अज्यूम करते हो तो आप ये दो इक्वेशन बाकी भी निकाल सकते हो। इस केस में वर्क डन होता है पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन वन माइनस गामा। कुछ बुक्स में इसको लिखा होगा पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गामा माइनस वन। नेगेटिव एक कैंसिल कर दिया ना, सेम ही बात है। इसका स्लोप आपका आता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस गामा पी बाय वी। तो एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा रहता है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल इज ज्यादा, क्योंकि आप देखो ना आइसोथर्मल के नीचे का जो एरिया है वो एडियाबैटिक के एरिया से ज्यादा रहेगा। इज दैट ओके गाइस? आगे चलूं? ठीक है, क्विकली टेलिंग यू अबाउट आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक इक्वेशंस एज वेल। बहुत सिंपल हैं ये, ज्यादा इस पे टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में भी हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है बेटा? आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है। प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो जब यहाँ पर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है कि प्रेशर आपका कांस्टेंट हो चुका। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोगों ने देखा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका आपके पास ग्राफ कितना आता है, कुछ ऐसे आपके पास ग्राफ आएगा। ठीक है, तो आप ये चीज भी देख सकते हो कि जब आप आइसोबारिक की बात कर रहे हो तो स्लोप की वैल्यू जीरो है, और आइसोकोरिक की बात करते हो तो स्लोप की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी है। ऑल्सो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन आपका जीरो रहता है इन दी आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि आपका वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा ना बेटा। और आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना हो जाता है, सिंपली प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद हमने तीन टाइप की प्रोसेसेस और पढ़ी हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ी है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब होता है बताओ? बच्चे ही बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल होता है और साइक्लिक प्रोसेस भी होता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जो रिवर्स हो पाए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के जो मैक्सिमम एग्जांपल्स रहते हैं ना, वो वही एग्जांपल रहते हैं अगर आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, एडियाबैटिक कंप्रेशन की, तो इसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हो, जो क्वासी स्टैटिक में हो, जो धीरे धीरे होती है। ठीक है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है बेटा, इसकी जो डेरिवेशन है वो हमने क्लास में डिस्कस करी है, एक बार नोट्स आप चेक करना। आइसोकोरिक पे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन जीरो है। ये प्रेशर वाले केस में एक छोटी सी डेरिवेशन रहती है। इरिवर्सिबल का बिल्कुल सही एग्जांपल बोल रहे हो, स्पॉन्टेनियस अगर कोई प्रोसेस है तो उस केस में आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। जैसे आप बलून फुला रहे हो, बलून आपका फूट जाए। ठीक है, अगर आपका बलून फूट गया तो अब आप क्या कर लोगे, अब तो वो फूट गया ना भाई, वो तो रिवर्सिबल प्रोसेस रही नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के केस में हमने देखा था कि साइक्लिक प्रोसेस के केस में आपको क्या होता है, जो आपका काम करके वापसी आ जाता है इनिशियल पोजीशन में। ठीक है, इनिशियल स्टेट में वापसी आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि साइक्लिक प्रोसेस के केस में भी आपकी डी की जो वैल्यू रहती है वो जीरो रहती है, क्योंकि जो डी है वो आपका स्टेट फंक्शन होता है। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सब बच्चे मेरे साथ हो? अब फाइनली छोटी सी चीज एक दो और रिवाइज करनी है, फिर डन है ये रिविजन। अब हम बात करेंगे हीट इंजन की। ठीक है, हीट इंजन भी जरूरी है, हीट इंजन की बात करेंगे। तो हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और कार्नोट साइकिल और करेंगे, उसके बाद ये बस रिवीजन खत्म है मेरी साइड से। बेटा हीट इंजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपके पास सोर्स होता है, वर्किंग सब्सटेंस होती है, सिंक होती है। हीट इंजन आपकी जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यू आर हैविंग अ सोर्स, यू आर हैविंग अ सिंक। ये आपका सोर्स है, ये आपका सिंक है, और यहाँ पे आपके पास कुछ वर्किंग सब्सटेंस है। ठीक है, यू आर ऑल्सो हैविंग, आई थिंक मेरी स्क्रीन स्टक है, एक सेकेंड मैं रिफ्रेश करती हूँ बेटा। एक सेकंड रुको, अभी रिफ्रेश करेंगे, अभी फिर से स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। अभी विजिबल हो गई? मैंने क्या बोला कि हीट इंजन आपका, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों, एक चीज होती है, एक आपका मशीन होता है जो हीट को कन्वर्ट कर देता है। किसमें? हीट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? मैकेनिकल एनर्जी में।
तो यहां से होता क्या है, सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस, द वर्किंग सब्सटेंस डज W अमाउंट ऑफ वर्क एंड बची हुई एनर्जी को वो सिंक को दे देता है। तो यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो यही है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, और एफिशिएंसी जो होती है हीट इंजन की वो हो जाती है आपकी, कितनी होती है, वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो इसको आप लिखते हो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, एंड दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। द नेक्स्ट थिंग विच वी स्टडीड वॉज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के बारे में भी हमने बात करी थी। आई थिंक मेरी रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग गलत है, तो जो बच्चे हैं वो सही स्पेलिंग लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के केस में भी बेटा एक बार साइकिल ड्रॉ कर देती हूँ। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है हीट वाले के, जो ये आपने हीट इंजन बनाया है ना, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइकिल रहती है। यहाँ पे आपके पास सोर्स है, ये आपके पास सिंक है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है। मैं मेहनत नहीं कर रही यार, अब अपनी कॉपीज में सही लिख लो, मुझे ना ये सही करने का मन नहीं कर रहा है इसकी स्पेलिंग को। ये आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है, ये रिवीजन खत्म होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसके लिए एक्साइटेड रहो सब बच्चे। अब फिर से सारी जो डिनोशंस हैं वो सेम है, ये T1 है, ये T2 है। अब होता क्या है, सारे एरोज उल्टे हो जाते हैं। सिंक से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है Q2, सोर्स में एनर्जी जा रही है Q1, एंड वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, दैट इज द केस विच इज हैपनिंग हियर। तो अब यहाँ पर भी दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कि रेफ्रिजरेटर के केस में भी आपका जो वर्क डन है इट कम्स आउट टू बी Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की टर्म रहती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की टर्म रहती है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि अल्फा ही आपकी एनसीईआरटी में यूज्ड है, सपोर्ट मटेरियल में बीटा यूज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने आप यूज कर लेना। ठीक है, तो अल्फा हमने देखा था, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, हीट कितनी एक्सट्रैक्ट हुई डिवाइडेड बाय वर्क डन, मतलब Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो इसकी वैल्यू हमने देखी थी, इट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन ईटा अपॉन ईटा। और एक और वैल्यू आप इसकी लिख सकते हो, T1 माइनस T2, अगर ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर है तब। सो दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड अगर ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर होगा। अब मेरी फिर से स्पेलिंग गलत जाएगी, नहीं अभी सही हो गई। ठीक है, अगर ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर होएगा तब ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड है। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को, इज इट ओके टिल हियर? सिंपल स्टफ पढ़ा रही हूँ, अभी तो मुश्किल पे हम आए नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी जो थी हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो हमने देखा था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो स्टेटमेंट्स रहती हैं आपकी, एक होती है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक होती है आपकी क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसका काम क्या है, टू प्लेस लिमिटेशंस, टू प्लेस लिमिटेशंस, ये एक लिमिटेशन लगाता है, इट प्लेसेस लिमिटेशंस ऑन अल्फा एंड ईटा। ये बोलता है कि अल्फा आपका इंफिनिटी नहीं हो सकता और ईटा जो है वो आपका 100% नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बताता है। नहीं, नो प्रोसेस नहीं, प्रोसेसेस तो सारी पॉसिबल है, बट ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जहां पे अल्फा आपका इंफिनिटी और ईटा आपका 100% हो। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन। कमिंग टू द कार्नोट साइकिल वाला पोर्शन नेक्स्ट, कार्नोट साइकिल पे आ जाओ आप फटाफट, बस इसको करके टाटा बाय बाय कर देंगे। तो बेटा कार्नोट साइकिल में हमने देखा था कि ये जो साडी कार्नोट है, उस साइंटिस्ट ने इसको बताया था। ठीक है, साडी कार्नोट जो है वो साइंटिस्ट ने यहाँ पे हमें बताया था कि कार्नोट साइकिल क्या होती है। उसके अंदर आपकी 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये आपकी चारों के चारों प्रोसेस इन्वॉल्व है कार्नोट साइकिल के अंदर। ठीक है, तो इस केस में भी हमने देखा था कि वर्क डन की जो वैल्यू आती है इट इज अगेन इक्वल टू Q1 माइनस Q2, है ना, और यहाँ पे भी आपकी जो ईटा आती है वो आती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के बराबर। बस फायदा ये है कि यहाँ पर आपकी Q2 अपॉन Q1 बिकम्स इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 एज वेल। ठीक है, इस चैप्टर में यही सारी चीजें पढ़ी हैं, अब आगे चले। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आ गया है, अच्छे से रिवीजन करवा दिया हर चीज के, सब बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, ऑलराइट, चलो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नाउ। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। सबको नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप में, आपको सारी स्लाइड्स दिख जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं। 1 घंटा है, 1 घंटे में ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एवरेज लगा के चलो 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए हमारे। ठीक है,
तो बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बच्चों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं इसीलिए करवा रही हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 2 × 10⁻⁻² kg ऑफ नाइट्रोजन। मतलब आपको गिवन क्या क्या है, गिवन चीजें मेरे साथ साथ नोट करते रहेंगे सब बच्चे, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्वेश्चंस में। गिवन आपको है मास कितना है, 2 × 10⁻² किलोग्राम। ठीक है, मतलब 20 ग्राम आपको मास गिवन है नाइट्रोजन का। ठीक है, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 45 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको डेल्टा टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये 45 डिग्री सेल्सियस इज आल्सो इक्वल्स टू 45 केल्विन, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑलराइट, आपसे पूछा क्या है कि कितनी हीट आपको चाहिए होगी ये काम करने के लिए। So you basically have to determine the value of, what do you guys have to find? You have to find the value of delta Q. ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे और 2-3 चीजें गिवन है कि मॉलिक्यूलर मास आपका 28 है और R की वैल्यू है आपकी 8.3 जूल्स पर मोल पर केल्विन। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स का काम है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। बेटा ये आपको टेम्परेचर चेंज गिवन है ना, तो 45 डिग्री सेल्सियस इज T2 - T1। ठीक है, तो अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो चेंज जो रहता है वो आपका सेम होता है। पर ये बेटा आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गुड जॉब भावना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स हो गए, जो आपको मास गिवन है मतलब 20 डिवाइडेड बाय 28, 28 इज योर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसको जब आप वैल्यू निकालोगे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0.714। इज दैट ओके गाइस? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया। बेटा चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, T2 - T1। अगर ये दोनों मुझे डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो मैं क्या करूंगी, T2 + 273 माइनस T1 - 273। तो केल्विन में भी ये T2 - T1 ही रहेगा। जो चेंज इन टेम्परेचर वाली चीज है वो आपकी चेंज नहीं होती यूनिट चेंज करने से। ठीक है, समझ में आया सबको? अब मैथमेटिकली दिखा दिया। ऑलराइट, तो टेम्परेचर चेंज होता है बट चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप। आपको पता है कि नाइट्रोजन आपकी डायटोमिक गैस है। नाइट्रोजन इज डायटोमिक, नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस। तो यहां पर आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी है, सीपी की वैल्यू कितनी है आपको पता है? कांस्टेंट प्रेशर गिवन है ना यहाँ पर, सी मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ये। तो सीपी की वैल्यू कितनी है आपको गिवन है बेटा, 7/2R, है ना। सीपी की वैल्यू 7/2R हो जाएगी आपकी। तो इसकी वैल्यू भी आप डिटरमिन कर सकते हो, आर से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 7/2 इंटू 8.3, ये आपके पास आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगी आपके पास, इसको अब आप कैलकुलेट करना। ठीक है, अब हम डायरेक्टली डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली फर्स्ट लॉ लगाकर। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एनसीपी dt, एनसीपी डेल्टा टी हो जाएगी। आ गया मैम? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.714। सीपी कितनी है, 7/2 इंटू 8.3 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 45। तो यहां से आपके पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सब बच्चे कर लोगे इसको सॉल्व आके? यही सॉल्व करना है आपको, अब इसको खाली मल्टीप्लाई करना है 2-4 चीजों को, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा, सब बच्चे कैलकुलेट करके देखेंगे, 933.4 जूल्स। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? त्रिशा का हो गया, बाकी बच्चों का हुआ? बेटा नाइट्रोजन गैस आपकी डायटोमिक गैस है। ठीक है, सीपी की जो वैल्यू होती है वो डायटोमिक गैस के केस में कितनी हो जाती है, 7/2R के इक्वल हो जाती है ना, है ना। सीवी की वैल्यू कितनी होती है, 5/2R, क्योंकि आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होती हैं। तो सीवी की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपके पास 5/2R आ जाती है। और सीपी की वैल्यू कितनी होती है, CV + R। ठीक है, एक बार सब इसको रिवाइज करेंगे, ये केटीजी में हमने पढ़ा था। एक बार मैं फिर से सब बच्चों को बता रही हूँ। ये एक्सप्रेशन हमें निकालनी है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो भी सही है, 933.2 इज ऑल्सो फाइन। ऑलराइट, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होती है बेटा, एनसीपी डेल्टा टी होती है। हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, हमें सीपी की वैल्यू चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, केटीजी मतलब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस बेटा। तो एन की वैल्यू, आप नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको मास गिवन है। ठीक है, आपको मास गिवन है सब्सटेंस का, आपको मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है। इन दोनों को डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे।
सीपी की वैल्यू कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन गैस गिवन है तो नाइट्रोजन आपकी डायटोमिक गैस होती है, तो वहां से आपके पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 7/2R। ठीक है, तो अब आपके पास डेल्टा क्यू का एक्सप्रेशन तो डायरेक्टली आ गया, एन की वैल्यू पुट इन करो, सीपी की पुट इन करो, डेल्टा टी की पुट इन करो। ठीक है, साक्षी, यशिका, क्लियर है बेटा आपको? जिन बच्चों को डाउट था, जोया बच्चा आपको भी समझ में आया? बेटा वाई 7/2, इसका रीजन ये है कि जब आप मोनोअटोमिक गैस के बारे में बात करते हो, डायटोमिक गैस की बात करते हो, तो डायटोमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5, है ना? 3 आपके पास ट्रांसलेशनल होती है, 2 आपके पास रोटेशनल होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब आप सीवी की वैल्यू लिखोगे वो आपके पास आ जाएगी 5/2R। और सीपी क्या होता है आपका? सीवी प्लस आर। ठीक है बेटा, सीवी हमने निकाला था जब हमने डीयू सीखा था। हमने बोला था कि यू की वैल्यू डायटोमिक गैस में कितनी हो जाएगी? यू की वैल्यू डायटोमिक गैस में 5/2 RT हो जाएगी ना। तो वहां से हमारे पास सीवी की वैल्यू आई थी, उसको डिफरेंशिएट करके। ठीक है, ये केटीजी में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है, ये पिछली बार मैंने रिवाइज भी करवाया है। सब बच्चे ऐसे पता नहीं कहाँ लॉस्ट हैं। इज इट ओके गाइज? आगे चले। मनसा बेटा, जोया बेटा, सबको समझ में आया? इज इट ओके? सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर फ्रॉम मेयर्स रिलेशन। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी एनसीईआरटी का है, 12.5 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर के कुल 10 क्वेश्चन है। सबसे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ गैस एडियाबैटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी, an amount of work equals to 22.3 joules is done on the system। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है कि अगर आप एडियाबैटिक चेंज की बात कर रहे हो, अगर आपकी चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियाबैटिक आपको गिवन है, तब यहाँ पे आपका वर्क डन कितना हो रहा है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू इज डन ऑन द सिस्टम। तो आपकी वर्क डन की वैल्यू है 22.3 नेगेटिव। वेरी गुड सुषमा बेटा, क्योंकि वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो नेगेटिव 22.3 जूल्स ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और आपको पता है कि एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, इज दैट ओके? उसके बाद आपको क्या बोला है? इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया अ प्रोसेस। अब आपको बोला है कि कोई एक रैंडम प्रोसेस हो रही है, रैंडम प्रोसेस हो रही है। ठीक है, देयर इज अ रैंडम प्रोसेस विच इज हैपनिंग, और स्टेट आपकी सेम है, यहां पर भी ए से बी में ही लेके जाया जा रहा है। इन विच नेट हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज 9.35 कैलोरीज। डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 9.35 कैलोरीज विच इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। इसको हम जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? इसको वी कैन कन्वर्ट इनटू जूल्स। ये बताओ बेटा, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि दो स्टेट्स हो रही हैं। ठीक है, एक क्या हो रहा है कि आपकी जो स्टेट है सिस्टम की, ए से बी में चेंज कर रहे हैं एडियाबैटिकली, उसके अंदर आपको वर्क डन गिवन है। दूसरी प्रोसेस में बोल रहे हैं कि अब एक रैंडम प्रोसेस है, उसके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो आपको गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा है कि इस वाले केस में वर्क डन कितना है, ये बताओ। ठीक है जोया बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? वेरी गुड भावना, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 39.3 जूल्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? एक बड़े ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से ये याद रखो कि जो डेल्टा यू है वो आपका स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता। ठीक है, गुड जॉब विवेक, सही बोल रहे हो बेटा। ऑल राइट, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि इन दोनों केस में ए से बी में आपका सिस्टम चेंज हो रहा है, तो इन दोनों केसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहां पर मैं डेल्टा यू डिटर्मिन कर सकती हूँ। इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा क्यू माइनस वर्क डन, है ना? क्योंकि आपका जो डेल्टा क्यू होता है इट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ठीक है, सो डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। इज दैट ओके? बेटा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सेम रहेगी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो सेम स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है, ए से बी में ही जा रहा है ना। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपकी स्टेट फंक्शन होती है, तो अगर आपकी स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो यहां से आप देख सकते हो कि डेल्टा क्यू तो 0 है, तो डेल्टा यू की वैल्यू आपकी नेगेटिव ऑफ वर्क डन आएगी, मतलब 22.3 जूल्स। इज दिस ओके गाइस? इज दिस ओके? ठीक है, सोया बेटा आपको भी समझ में आया बच्चा? साक्षी, सुहाना, सुषमा, विवेक, बताओ बच्चों, समझ में आया यहाँ तक?
ऑलराइट, अब इसके बाद ये सेकंड प्रोसेस पे आओ। अब सेकंड प्रोसेस में आपको डेल्टा क्यू गिवन है, डेल्टा यू गिवन है, तो वर्क डन निकाल लोगे, है ना। अब यहाँ पे आपका डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन हो जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, मतलब डेल्टा यू कितना है 39.3 माइनस 22.3, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 39 माइनस 22 17 17 जूल्स। ऑलराइट, बहुत लंबा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, यशिका भी बोल रही हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके सिस्टम को चेंज किया गया है फ्रॉम स्टेट ए टू अनदर स्टेट बी, और इसमें आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन है 22.3। आपको गिवन है कि ये जो स्टेट है वो एडियाबैटिक है, ठीक है। तो क्योंकि हमें एडियाबैटिक स्टेट गिवन थी, वर्क डन का एक्सप्रेशन हो गया माइनस 22.3 जूल्स, क्योंकि वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, और हीट की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। फिर आपको बोला है इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, अब फिर से आपको ए टू बी स्टेट से ही गैस को लेके जा रहे हैं बाय टेकिंग अ डिफरेंट प्रोसेस, कोई अलग प्रोसेस ये लोग कर रहे हैं, सच दैट नेट हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज 9.35 कैलोरीज। आपसे पूछा है कि बताओ कितनी नेटवर्क डन होगा सिस्टम से इन द दूसरा वाला केस। तो पहला केस एडियाबैटिक है बेटा, वर्क डन पता है, डेल्टा क्यू पता है, डेल्टा यू की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है यशिका बच्चा, निकल जाएगी डेल्टा यू की वैल्यू, फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, सिंपल है ये वाली चीज। डेल्टा यू आपके पास आ गया, तो अब समझने वाली चीज ये है कि सेकंड प्रोसेस के अंदर भी ए से बी में ही सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है। सेकंड प्रोसेस में भी ए से बी में ही सिस्टम आपका जो है वो आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब आप वो वाला चेंज करोगे तब आप बोलोगे कि क्योंकि स्टेट मेरी सेम है फाइनल और इनिशियल, तो डेल्टा यू की वैल्यू भी सेम रहनी चाहिए। तो डेल्टा यू की वैल्यू भी आपकी सेम रहेगी, और यहाँ पे आप डेल्टा यू की ये वाली सेम वैल्यू पुट इन करोगे, डेल्टा क्यू आपको पता है, तो वर्क डन आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। इज इट ओके बेटा? ठीक है बेटा, मैंने जब डेल्टा क्यू की कैलकुलेशन करी थी तो मेरी 39.3 आई थी, आपकी 39.2 आ रही है, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। ऑलराइट, वेरी गुड, लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। अब आपके स्टीम इंजन वाले कॉन्सेप्ट पे हम आ जाते हैं। अब हीट इंजन का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा 12.7 क्वेश्चन है। बोला क्या है, अ स्टीम इंजन डिलीवर्स 5.4 into 10 raised to 8 joules of work per minute and services 3.6 into 10 raised to 9 joules of heat per minute from its boiler। तो अजीब सा ही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंजन, हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट, ये आपको बताना है। इज इट ओके गाइस? क्वेश्चन में आपको बोला है कि हीट इंजन कितना वर्क कर रहा है वो आपको गिवन है, और कितनी हीट पर मिनट ले रहा है फ्रॉम दी बॉयलर, ये आपको गिवन है, ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है सबको? कनिका बोल रही है दैट द स्क्रीन इज स्टक। ऑलराइट, आपको बताना है कि एफिशिएंसी कितनी है और कितनी हीट आपकी वेस्ट हो रही है पर मिनट। तो अभी हम नोट डाउन करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है। एक तो आपको गिवन है कि कितना वर्क डन हो रहा है आपका पर मिनट, वर्क डन पर मिनट आपको गिवन है ना, मतलब आपको एक तरीके से आउटपुट कितना निकाल रहा है सिस्टम, आउटपुट की वैल्यू गिवन है, एंड इट इज गिवन टू यू एज 5.4 into 10 raised to 8 joules। ऑल राइट, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या है कि अब आपको बोला है कि इट सर्विसेज 3.6 into 10 raised to 9 joules of heat per minute from its boiler। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉयलर है, जो सोर्स है, बॉयलर मतलब जो सोर्स होता है स्टीम इंजन का, है ना, वहां से सोर्स से ये कितनी एनर्जी ले रहा है वो आपको गिवन है 3.6 into 10 raised to 9 joules। मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड आपको गिवन है, हीट एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू आपको गिवन है, हीट एब्जॉर्ब पर मिनट, एक तरीके से आपका इनपुट कितना है ये आपको गिवन है, ठीक है। कितना आपको गिवन है इनपुट बेटा? 3.6 into 10 raised to 9 joules। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन में आपको W गिवन है और हीट एब्जॉर्ब्ड मतलब आपको Q1 गिवन है। इज इट ओके? गिवन चीजें समझ में आई? यहां तक सब बच्चे मेरे साथ हो? खाली गिवन चीजें लिखी हैं। अब हमें निकालना क्या है, एक तो आपसे पूछा है कि बेटा एफिशिएंसी निकाल दो, और दूसरा आपसे पूछा है हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट, मतलब Q2 की वैल्यू निकाल दो, कितनी हीट वेस्ट हुई है पर मिनट, Q2 ही तो हो गया ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो सुषमा बच्चा, तो सॉल्व कर लो, अब तो बहुत सिंपल हो गया। ईटा कितना होता है?
ईटा कितना होता है, वर्क डन अपॉन Q1, तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10⁹ इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, ईटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.15 लिखा है एक बच्चे ने ऊपर, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। हाँ गिवन है ना क्वेश्चन में, दैट इट सर्विसेज 3.6 इंटू 10⁹ जूल्स ऑफ हीट पर मिनट फ्रॉम इट्स बॉयलर, मतलब वो बॉयलर से कितनी हीट ले रहा है वो आपको गिवन है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ईटा की वैल्यू हो जाएगी 0.15 माने 15%। ठीक है बेटा, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी कि Q1 की वैल्यू कितनी होगी, यू नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, Q1 माइनस Q2, तो Q2 की वैल्यू निकल जाएगी ना यहाँ से, वर्क डन माइनस, नहीं सॉरी, Q1 माइनस वर्क डन, तो ये तो कर ही लोगे अब, Q1 माइनस वर्क डन, मतलब यहाँ पे देखना कि 10⁸ है, एक 10⁹ है, तो 3.6 इंटू 10⁹ माइनस 5.4 इंटू 10⁸। सो दिस इज सिमिलर टू सॉल्विंग 10⁸ को कॉमन ले लो, यहाँ पर एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 माइनस 5.4। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आपके पास Q2 की वैल्यू भी आ जाएगी, ऑलराइट, Q2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, निकाल लोगे सब बच्चे, ठीक है, Q2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30.6 इंटू 10⁸ एंड यू विल रिप्रेजेंट इट, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, इसको रिप्रेजेंट करोगे 3, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, 3.06 इंटू 10⁹ जूल्स, क्योंकि आप एक सिग्निफिकेंट फिगर को बाहर लेते हो। ठीक है, तो एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई 0.15 माने 15%, और Q2 की भी वैल्यू आपके पास आ गई। इज इट ओके गाइस, ये सबको क्लियर है कैसे आया ये क्वेश्चन, सब बच्चों ने आंसर भेज दिया है। यशिका बेटा खाली डिवाइड किया है, 5.4 इंटू 10⁸ को आप डिवाइड कर दो 3.6 इंटू 10⁹ से, तो काटा पीटी होएगी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काटा पीटी कर दो ना, चलो 3 से कर देते हैं हम, 3 से ये दोनों चीजें जा रही हैं, 3 से कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा इधर, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 से 12, फिर से आप इसको काट सकते हो, है ना, फिर से आप इसको काट सकते हो, किससे काटोगे, तो ऐसे ऐसे करके आप काटा पीटी करोगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इज इट ओके, क्लियर है सब बच्चों को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे चले बेटा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा आपका ये वाला भी। ऑलराइट, मूविंग ऑन, अब थोड़े से हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, मैंने एनसीईआरटी के जो 3 सबसे मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए हैं, अब थोड़े से नीट के हम क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है बेटा, तो ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। ऑलराइट, ये आपका 2018 का क्वेश्चन है, बाकी जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका 2018 का क्वेश्चन है, फिर से मैं थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। ऑलराइट, क्वेश्चन में गिवन क्या है, a sample of 0.1 grams of water at 100 degrees Celsius and normal pressure 1.013 into 10⁵, ये 10⁵ है, ठीक है, इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, requires 54 calorie of heat energy to convert to steam at 100 degree Celsius। ठीक है, तो एक तरीके से आपको लेटेंट हीट की वैल्यू यहां पर गिवन है। If the volume of the steam produced is 167.1 cubic centimeter, the change in internal energy will be what? Honestly speaking, ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। आपको बताया है कि कितनी हीट आपको रिक्वायर्ड है, 54 कैलोरी, मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको गिवन है एज 54 कैलोरी। राइट, स्टक है स्क्रीन, अभी विजिबल है बेटा, जोया कनिष्का विजिबल है बच्चों। ठीक है, तो डेल्टा क्यू को आप उसमें निकाल सकते हो ना, इसको उसमें कन्वर्ट कर लो जूल्स के अंदर। ठीक है, इसको अगर मैं 4.18 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट केम आउट टू बी 225.72 जूल्स। तो ये मेरी डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई, किसमें, डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई मेरे पास जूल्स में इतनी।
ठीक है, तो ये तो हम निकाल सकते हैं। तो ये डेल्टा क्यू कितनी हीट आपको गिवन है, दिस इज द हीट विच इज गिवन टू यू टू कन्वर्ट 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर टू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको ये गिवन है दैट प्रेशर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, इस केस में आपको जो प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट है, और प्रेशर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। आप यहां से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर। यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर गाइस, मास अपॉन रो, है ना। मास आपको गिवन है कितना, 0.1, और डेंसिटी आप लोगों को पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो मास की क्या वैल्यू आ जाएगी, सॉरी वॉल्यूम की क्या वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब आपकी वॉल्यूम कितनी हो गई, वाटर की वॉल्यूम कितनी हो गई, 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। इज दिस ओके गाइस, कि हाँ मैम वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू आ गई, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, सब बच्चे एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, अभी विजिबल है सबको। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ गाइस। ऑलराइट, तो आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल ली। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यों निकाली है हमने, क्योंकि हम यहां से चेंज ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब हम डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ स्टीम भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, 167.1 सीसी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टीम गिवन है 167.1 सीसी, तो 167.1 माइनस 0.1 आपकी चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगी, विच विल बी इक्वल टू 160 सीसी। इज दिस ओके गाइस, 160 नहीं सॉरी 167। ठीक है, एक बार मैं फिर से भी एक्सप्लेन कर दूंगी जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनके लिए। मैंने क्या बोला कि डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, प्रेशर की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डेल्टा यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डेल्टा क्यू माइनस वर्क डन, वर्क डन इज पी डेल्टा वी, है ना। अभी समझ में आया बेटा, शिवानी, यशिका और सुहाना, हमें डेल्टा यू निकालना है कि कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा क्यू की वैल्यू चाहिए, वो तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। प्रेशर की वैल्यू चाहिए, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू और चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि हाँ मैम हमें ये तीनों चीजें चाहिए। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आया सब बच्चों को कि हाँ मैम ये तीनों वैल्यूज चाहिए। तो डेल्टा क्यू तो आपके पास है, प्रेशर आपके पास है, मैंने वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट करी है। चेंज इन वॉल्यूम में कैसे कैलकुलेट करूंगी, मुझे वॉल्यूम ऑफ स्टीम गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ स्टीम आपकी 167.1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर भी तो निकालनी पड़ेगी ना, कि कितना वॉल्यूम था वाटर का जो स्टीम में चेंज हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी रहेगी, उसको मैं निकाल सकती हूँ मास अपॉन डेंसिटी करके। डेंसिटी आपको पता है पानी की 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर रहती है, मास आपको गिवन है क्वेश्चन में कि 0.1 ग्राम है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगी। ठीक है, तो अब तो मेरे पास तीनों टर्म्स आ गई, अब मैं आंसर निकाल सकती हूँ ना। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225.72 आपकी डेल्टा क्यू की वैल्यू, माइनस 1.01 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय दिस चेंज इन वॉल्यूम, तो 167 क्यूबिक सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करते हो तब आपके पास आता है 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी। बेटा नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि आपने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा क्यू माइनस वर्क डन हो जाएगी ना, तो इसलिए डेल्टा क्यू माइनस वर्क डन लिखा है इधर। ठीक है ज्योति, इज इट ओके बेटा। ठीक है, तो यहां से आंसर निकाल लेंगे अब सब बच्चे। बेटा सब बच्चे इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ट्राई करना, इसकी कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो नियरली आंसर आता है ना, ये आप देख भी सकते हो कि भाई 200 के बहुत पास में आएगा। ये वाली जो पूरी टर्म है ये एक छोटी सी टर्म बन जाएगी, 167 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻⁻, उसी तरीके से तो टर्म बन गई, है ना। तो 200 के आसपास का आंसर आना चाहिए, ओनली ऑप्शन 2 इज नियर 200, सो दैट इज वाई योर करेक्ट आंसर इज 208.7 जूल्स। ये थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो पेपर में, कोई जरूरत नहीं है पेन पेपर लेके बैठ गए इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस करने।
ठीक है, इसको 167 अज्यूम किया, इसको 1 अज्यूम किया, यहाँ पे आपके पास 10⁻⁻1 आई गया, तो 16 आ जाएगा एक तरीके से 16.7। 225 में से जब 16 माइनस करोगे तो 208 के आसपास की वैल्यू आती है। इज इट ओके गाइस? आपको ये कैलकुलेशन करने का भी शॉर्टकट बता दिया है मैंने। ठीक है, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था उनको भी समझ में आया बेटा? किस किस को समझ नहीं आ रहा था? यशिका, सुहाना, शिवानी, कनिष्का, आपको दिक्कतें थी? समझ में आया बच्चों? बेटा कैलकुलेशन में मैंने क्या बोला, ये 1.01 की जगह इसको 1 अज्यूम कर लो, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? 167 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻1, सो दिस विल बी इक्वल टू 16.7 ना, नियरली। मतलब आपको इसमें से 16.7 डिडक्ट करना है। ठीक है, तो आप देख लो 208 के आसपास, 209 के आसपास की वैल्यू आएगी जब 16 माइनस करोगे। 25 में से 16 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 25 में से 16 माइनस करते हैं तो क्या आता है बेटा? ठीक है, 209 के आसपास की वैल्यू आएगी, सो 208.7 इज द राइट आंसर। यशिका बच्चा क्या समझ नहीं आया एक बार ये बताओ? ठीक है, 9 आता है तो 209 के आसपास की वैल्यू आ गई, 209 के आसपास खाली एक ही तो वैल्यू है आपकी, सेकंड ऑप्शन। बेटा इस क्वेश्चन में हमने बड़ी ही सिंपल सी चीज करी, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपके पास कुछ मास ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर पे, आपको प्रेशर भी गिवन है। ठीक है, इसमें आपको बोला है कि आपको 54 कैलोरीज ऑफ हीट लग गई इस सैंपल को, ये जो आपके पास पानी का सैंपल है, इसको चेंज करने में स्टीम में। ठीक है, सिंस यू वांटेड टू चेंज इट टू स्टीम, तो आपको मतलब 54 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी आपकी यहाँ पे यूज अप हो गई। आपको वॉल्यूम ऑफ स्टीम भी गिवन है। आपसे पूछा है कि आप बताओ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सैंपल में कितना रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आपको हीट की वैल्यू गिवन है, प्रेशर की वैल्यू गिवन है। आपसे पूछा है कि बताओ कि जब मेरा पानी जो है उसको स्टीम में मैं चेंज कर रही हूं तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होएगा। इज दैट ओके गाइस? ठीक है यशिका, समझ में आया क्वेश्चन? ऑल राइट, इज इट ओके और नॉट? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, हिमांशु भी रिपीट करने के लिए बोल रहा है। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो। अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर। आपको एक सैंपल गिवन है पानी का, एक बाउल में आपको पानी गिवन है, कितना? 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम ऑफ वाटर आपको गिवन है, जिसका टेम्परेचर आपको बोल रखा है 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, और उसका प्रेशर भी आपको गिवन है कितना है। अब आपको बोला है कि इस पानी को स्टीम में चेंज करने के लिए 54 कैलोरीज ऑफ हीट गॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, 54 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी आपने यहाँ पे यूज अप करी, और ये जो पानी है ये आपका स्टीम में चेंज हो गया। आपको वॉल्यूम ऑफ स्टीम भी गिवन है, पूछा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ कितनी है। ठीक है, तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है? डेल्टा क्यू की वैल्यू तो गिवन है 54 कैलोरी, तो डेल्टा क्यू तो डायरेक्टली आ गया। प्रेशर आपको गिवन है, तो अगर मुझे डेल्टा क्यू निकालना है, खाली चेंज इन वॉल्यूम का ही तो एक्सप्रेशन चाहिए। आपको स्टीम की वॉल्यूम गिवन है, खाली पानी की वॉल्यूम निकाल लो, उसको आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है यशिका, हिमांशु, इज इट ओके बेटा? तो पानी की वॉल्यूम ही तो निकाली है मैंने, एम अपॉन रो करके पानी की वॉल्यूम आ गई, स्टीम की वॉल्यूम आपको पता थी, तो चेंज इन वॉल्यूम का एक्सप्रेशन निकाल के बस कैलकुलेशन कर ली। इतना सा ही क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है। ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं। अब फिर से नीट का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2017 का क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? अ कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज अ हीट इंजन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, एक कार्नोट इंजन है आपके पास जिसकी एफिशिएंसी इज 1/10 ऑफ अ हीट इंजन। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी इज 1/10 एज अ हीट इंजन, उसको आपने रेफ्रिजरेटर की तरह यूज कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है? आपको गिवन क्या है बेटा? ईटा की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 1/10 के बराबर। उसको आपने अब रेफ्रिजरेटर की तरह यूज किया है। अब आपको ये भी गिवन है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है आपका 10 जूल्स। जब आप उसको रेफ्रिजरेटर की तरह यूज कर रहे हो, व्हेन यू आर यूजिंग इट एज अ रेफ्रिजरेटर, तब आपको वर्क डन कितना गिवन है? 10 जूल। आपको निकालना क्या है कि एनर्जी अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वॉयर एट लोअर टेम्परेचर कितनी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या? आपको Q2 की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से, कि Q2 की क्या वैल्यू होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे कि अल्फा कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा।
अल्फा कितना होता है बेटा? अल्फा अगर मैं ईटा के टर्म्स में लिखूं तो 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा रहता है ना? तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकती हूँ 1 माइनस 0.1 अपॉन 0.1। आ जाएगी नहीं आएगी? ठीक है, मतलब 0.9 अपॉन 0.1 है ना? तो अल्फा की वैल्यू एक तरीके से मेरे पास 9 के बराबर आ गई। अल्फा इज इक्वल्स टू 9। इज दिस ओके गाइस? ठीक है। अब अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करो तो अल्फा का मतलब क्या है? रेफ्रिजरेटर में अल्फा क्या होता है? अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? Q2 अपॉन वर्क डन। तो वो अबे वर्क डन तो गिवन है, Q2 निकालना है। इट विल बी इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन, मतलब 90 जूल्स। ठीक है बेटा? नहीं, जो आपका ये सीबीएसई वाला पेपर है इसमें आप ये चीज नहीं करोगे, बट आपका जो नीट वाला पेपर है उसमें अगर चारों के चारों ऑप्शंस एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं तब आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिशा, हैप्पी बर्थडे टू योर सिस्टर। वही तो काटा है, वो दोनों को काट दिया ना? नहीं नहीं, वो काटोगे कैसे? फिर आपके पास 1 अपॉन 0.1 माइनस 0.1 भी तो रहेगा ही। ठीक है, नहीं बेटा, वर्क डन इसमें नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है ज्योति, इजी क्वेश्चन है, वही बोल रही हूँ। करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया 90 जूल्स के बराबर। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस? यस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब आ जाओ, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ना ऐसे मैच करना है। आपको यहाँ पे 4 टाइप की प्रोसेसेस गिवन है। सबको कर्व दिख रहा है? सबको कर्व दिख रहा है या फिर थोड़ा सा एक्सपैंड करके बना देती हूँ? थोड़ा सा एक्सपैंड करके बना रही हूँ। दिस इज योर फोर्थ प्रोसेस, दिस इज योर फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, ये आपकी थर्ड प्रोसेस है, और ये वाली जो है ये आपकी फोर्थ प्रोसेस है। फोर्थ नहीं, सॉरी, कौन सी बची? सेकंड प्रोसेस। ठीक है बेटा, अब आपको खाली ये रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं। मैच द फॉलोइंग। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करोगे? प्रोसेस वन कौन सी है बताओ? प्रोसेस वन कौन सी है? प्रोसेस वन है आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाली। कौन सी होती है? आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना? तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब पी है, यहां पर आपको पी से मैच करना है, तो पी और सी आपके मैच हो गए। अब बात करो सेकंड, चलो फोर्थ प्रोसेस की बात करते हैं। फोर्थ प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। मतलब बी ऑप्शन जो है दैट इज योर फोर्थ प्रोसेस, एस के बराबर। तो इतना ही कर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ना, पी आपका सी से मैच कर रहा है और यहाँ पे आपका एस बी से मैच कर रहा है। बाकी किसी भी ऑप्शन में ये नहीं हो रहा। तो आप यहीं से समझ लो कि आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब आप बाकी भी वेरीफाई कर सकते हो। क्यू में आपकी प्रोसेस टू है, तो प्रोसेस टू आपकी एडियाबैटिक रहेगी, और प्रोसेस थ्री आपकी आइसोथर्मल रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पर जो थर्ड प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। इज दैट ओके गाइस? समझ में आया ये क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे? हो जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन? यस, वेरी गुड। एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा, आपको 4 टाइप की प्रोसेसेस गिवन है वानी बच्चा। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा है कि चारों टाइप की प्रोसेसेस को मैच करो, मैच द फॉलोइंग कर्व्स। तो आप प्रोसेसेस जब ऑब्जर्व करोगे आप देख सकते हो कि पहली प्रोसेस जो है, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस का कर्व स्टीपर है एज कंपेयर टू द थर्ड प्रोसेस, तो सेकंड प्रोसेस एडियाबैटिक है, थर्ड आपकी आइसोथर्मल है। और फोर्थ प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो आइसोबारिक है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने मैच कर दिए। इफ यू सी देन दिस इज ऑप्शन वन विच इज करेक्ट। ऑल राइट वानी, इज इट ओके बेटा? चलूं आगे? ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि फिर से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पे हमें प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व दे दिया, तो अब हम क्या करें? ठीक है, तो बच्चे पूरे ऐसे कंफ्यूज होके बच्चों की ऐसी तैसी हो जाती है। तो इसको देखो पहले ध्यान से।
ये जो आपको कर्व गिवन है, आपसे बोला है कि आपको यहाँ पे एक कर्व गिवन है, एसी आपको प्रोसेस बता रखी है कि एसी प्रोसेस आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस है, आपको ये भी बता रखा है कि एसी वाली जो प्रोसेस है वो आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, एसी जो प्रोसेस है वो आपकी एडियाबैटिक बैटिक प्रोसेस है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बताओ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका पीटी डायग्राम कौन सा होगा। ऑलराइट, तो इसको कैसे बताओगे? अगर आप एबी प्रोसेस को ध्यान से देखो तो एबी वाली प्रोसेस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है ना, इन द एबी प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो मतलब एबी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब बीसी वाली प्रोसेस की अगर आप बात करते हो तो बीसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है ना, बीसी जो प्रोसेस है उसमें प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको एक पीटी कर्व गिवन है, प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व गिवन है। आपसे पूछा है कि ये जो प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व है इसका सिमिलर कर्व मैं पीवी डायग्राम में कैसे ड्रॉ करूंगी। ठीक है शिवानी, बेटा इंटरनेट का इशू है, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, एक बार रिफ्रेश करो। ऑलराइट, तो मैंने क्या बोला कि एबी वाला जो कर्व है, एबी वाली जब आप देखते हो प्रोसेस उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो ये आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है। और जब आप बीसी वाली प्रोसेस देखते हो तब आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है और आपका प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो ये आपकी आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, बिल्कुल सही। और एसी जो है वो आपको गिवन है, एसी आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगी। ठीक है, एसी इज गिवन टू यू एज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर मैं इसका कुछ ग्राफ सा प्लॉट करूं, ठीक है, वी और पी का अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, तो ए से बी में जब मेरा सिस्टम जाएगा वो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगी, है ना, ए से बी में आपका जो सिस्टम है वो जब होगा तो वो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगी, राइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का हमने देखा है कि स्लोप आपका ऐसे आता है और एडियाबैटिक का ऐसे आता है, इसको मैं थोड़ा ट्विस्ट कर देती हूँ, यहाँ पे ट्विस्ट करके बना रखा है इन लोगों ने। तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास कुछ ऐसी आएगी, उसके बाद ये हो गई आपकी ए बी, उसके बाद आपको बोला है कि बीसी जो है वो आपकी आइसोबारिक है, तो बीसी कुछ ऐसे आ गई आइसोबारिक प्रोसेस, है ना। अब आपसे क्या बोला है कि उसके बाद आपका क्या हो रहा है, उसके बाद आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। ठीक है, द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज बीइंग टोल्ड टू यू इज दैट इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा स्टीपर बनेगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन निकाल लोगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब बच्चे, करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन बी। ऑल राइट, तो इस तरीके से आप पीटी कर्व को पीवी कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको वॉल्यूम टेम्परेचर का कर्व दे तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपको खाली प्रोसेसेस रिकॉग्नाइज करनी है, वो तो आप लोगों को दिख जाएगा ना कि भाई प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, उसको यूज करके आप अपनी प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इज दैट ओके बेटा? ठीक है, आगे चलूं। अच्छा, पीवी कर्व रिपीट कर देती हूँ बेटा, पीवी कर्व में मैंने क्या बोला, अब आपको बोल रखा है कि ए बी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल का प्रोसेस का जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, तो सपोज मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पर एडियाबैटिक, ये आइसोथर्मल का स्लोप कम हो गया, एडियाबैटिक का ज्यादा हो गया, है ना। तो ये आपका एडियाबैटिक वाली जो प्रोसेस है एसी वाली वो कुछ ऐसे बनेगी, और बीसी आपकी आइसोबारिक प्रोसेस है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है बेटा, ए के अंदर यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, तो वहां पे आपकी एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस उन्होंने चेंज कर दी है, तो ए आपका ऑप्शन सही नहीं रहेगा। ठीक है, ज्योति हिमांशु समझ में आया बेटा? है ना, यहाँ पर आप इस तरीके से भी देख सकते हो ना कि किसका स्लोप ज्यादा है। अगर आप इधर देखो, ये वाला पॉइंट देखो और ये वाला पॉइंट देखो, तो इसका स्लोप कैसे आ रहा है, इसका स्लोप आएगा ऐसे, और ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे स्लोप आपका कुछ ऐसे आएगा, तो स्लोप आपका एसी का ज्यादा है ना, इसका मतलब है एसी आपकी एडियाबैटिक है, एबी आइसोथर्मल है, तो सही तो है ग्राफ। ठीक है, अगर ये यहां से समझ नहीं आया तो ऐसे स्लोप से समझ लो, एडियाबैटिक स्टीपर होता है। ठीक है, इज इट ओके गाइस? ए नहीं हो सकता वो समझ में आया, बी और सी तो डी और सी जो है वो तो गलत ऑप्शन है, बी सही क्यों है ये समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब बच्चों को वही लॉग वाले क्वेश्चंस में थोड़ी ऐसी तैसी होती है, तो एक आप लोगों के लिए मैं लॉग वाला क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ। तो क्या बोला है बेटा,
कि 5 moles of a gas expands from V to 2V at 400 Kelvin. आपको फाइनल वॉल्यूम गिवन है 2V, इनिशियल वॉल्यूम कितनी गिवन है V, और आपको टेम्परेचर भी गिवन है 400 केल्विन। आपसे पूछा क्या है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द गैस। बेटा डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपका देख लो फिर से, आपका एम्स का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। ठीक है, आपकी जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस आपको गिवन है। ऑलराइट, क्योंकि बोल रखा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपका 400 केल्विन पे हो रहा है ये चीज, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस आपको गिवन है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है बेटा? एन आर टी, एन आर टी मल्टीप्लाइड बाय एल एन वी एफ अपॉन वी आई। इसका मतलब है वर्क डन कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स आपको 5 गिवन है, आर की वैल्यू आप ले लोगे अपने आप 8.31, टेम्परेचर आपको कितना गिवन है? 400 केल्विन, और ब्रैकेट में आ जाएगा एल एन ऑफ फाइनल वॉल्यूम इज 2V अपॉन V। इज दिस ओके गाइस? तो इसको कैलकुलेट करोगे, 5 इंटू 8.31 इंटू 400 मल्टीप्लाइड बाय एल एन टू। तो बेटा एल एन टू जो होता है उसकी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं एल एन टू की बात करूं, उसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है 0.693। ये जो मैंने टेबल बनाई है इसमें थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, तो इसको भी यूज करके आपका आंसर बहुत क्लोजली सही आ जाएगा, क्योंकि देखो ऑप्शंस बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेट करोगे आपको निकालना है 5 इंटू 8.31 इंटू 400 मल्टीप्लाइड बाय एल एन टू विच इज 0.7। तो इसका आंसर निकाल के बताओ क्या सही आ रहा है बच्चों? व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस? क्या लग रहा है सही आंसर कितना आएगा बेटा? 8.31 आर की वैल्यू होती है। ठीक है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो आपने आइडियल गैस में पढ़ा है ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। अप्रोक्स में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीट के पेपर में आप अप्रोक्स में चला सकते हो, सीबीएसई के पेपर में नहीं चला सकते, वहां पे आपको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। वो साइड में एक रफ बॉक्स बना के कैलकुलेशन सारी करना, यहाँ पे आप अप्रोक्स में निकाल सकते हो। तो वर्क डन आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब बच्चे, 11.50 किलो जूल्स इज द राइट आंसर इन दिस केस। ऑल राइट, इज इट ओके गाइस? ठीक है, आगे चले, एक तो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, 10 मिनट है अभी हमारे पास। ठीक है, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2016। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका ना एक एक्सप्रेशन आपको पढ़ना है, जो आपका एक्सप्रेशन काम में आएगा, अगर पेपर में आ गया तो फायदेमंद है, वरना कुछ ऐसे बात नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी प्रोसेस है, जैसे आपके पास बेसिकली पीवी रेस टू गामा वाली जो प्रोसेस है, गामा की आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पता है, 5/2 होती है, 7/2 होती है, बट अगर आपके पास इनके अलावा कोई भी वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप की प्रोसेस को हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मतलब आपके पास पीवी रेस टू गामा है, उसकी जगह पे पीवी रेस टू कुछ भी एक्स आपको गिवन है, जो आपका कांस्टेंट है। स्टक है बेटा, एक बार फिर से करती हूँ, एक बार रिफ्रेश करती हूँ। अभी विजिबल है बच्चों? ठीक है, सो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस सब बच्चे एक बार इसको पढ़ेंगे। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि पीवी रेस टू एक्स इज कांस्टेंट, या फिर पीवी रेस टू एनी एन इज कांस्टेंट। तो इस केस में अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू निकालने के लिए, आपको जैसे इस क्वेश्चन में आई है वो आ रही है, आपको बोला है कि बताओ मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी, तो उसका भी एक्सप्रेशन आप बच्चे नोट डाउन कर लो। मोलर हीट कैपेसिटी आपकी सी कितनी आएगी? सीवी प्लस आर अपॉन 1 - एक्स। इसकी डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, बट दिस इज अनदर एक्सप्रेशन विच यू गाइस कैन रिमेंबर। इज इट ओके गाइस? ठीक है, जब आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब एडियाबैटिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पीवी रेस टू गामा के तरीके से वो कुछ कांस्टेंट आपके पास आ रहा है, तो उस केस में आप मुलर हीट कैपेसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे। अब आ जाओ ये वाले केस में वापसी। ठीक है, आपको क्या बोला है कि 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस। सबसे पहले आपको आइडियल मोनोएटॉमिक गैस गिवन है, तो मोनोएटॉमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? मोनोएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या वैल्यू होती है बेटा? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 3 रहती है ना?
ठीक है, इसका मतलब है कि सीवी की क्या वैल्यू हो जाएगी, सीवी की वैल्यू कितनी होती है, सीवी की वैल्यू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 2। तो आपकी सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 ऑफ आर, है ना, सीवी की वैल्यू डायरेक्टली 3/2 ऑफ आर आ जाएगी। तो आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है, आपको मोलर हीट कैपेसिटी बतानी है कितनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, है ना। हीट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, 3/2 ऑफ आर प्लस आर अपॉन 1 - 3, मतलब 3/2 ऑफ आर माइनस आर अपॉन 1 - 3 का -2 आता है ना, तो -r/2, मतलब इसकी वैल्यू आपके पास आर आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही अजीत बेटा, डायटोमिक में 5 होती है, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन इस केस में ऑप्शन 2 आ गया। अगेन आर इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको गिवन है ना इक्वेशन, पीवी रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू पीवी रेज टू 3, तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी ना। ठीक है भावना बेटा, बेटा 2 आर नहीं आएगा, आर आएगा आंसर। यहाँ पे आपके पास माइनस भी तो आएगा ना, 1 - 3 आपको -2 देगा ना वैल्यू। 2 आर कहाँ लिखा है मैंने, हिमांशु बेटा आपका आंसर आया बच्चा। अच्छा आंसर आ गया ना, ठीक है। बाकी बच्चों का भी आंसर आया। अरे तो क्या हो गया, ये लो, डिवाइडेड बाय 2 भी तो होगा ना, 3r - r, तो 2r/2 भी तो करोगे। अरे ये सब चीजें मत भूलो भाई, एलसीएम एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगी अब मैं, ठीक है। सब बच्चे ये सब चीजें प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड, आर ही आएगा। चलो ऐसे नीट के पेपर में आएंगे क्वेश्चन तो कर लोगे ना तुम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन पेपरों को निकालने के लिए ये होती है कि आप अपने सारे के सारे ये चीजें क्लियर करो बेटा, क्या कहते हैं इसको, ये मैथ्स तो क्लियर करो ही, क्या और क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे जरूरी है किसी भी पेपर को निकालने के लिए। कुछ कुछ लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर करके पेपर निकाल दिए विदाउट अच्छे से कुछ भी बाकी फालतू की सारी चीजें पढ़े। आगे चले, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करें। चलो अब थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस, आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे एक छूट दे दी जाए, एक दो सिंपल क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस है बेटा, इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये आपका फाइनल जो आपका सीबीएसई वाला पेपर है उसमें भी आएगा। भूख लग रही है, यशिका को क्या खिलाया जाए बताओ, मेरे घर में आज क्या बना हुआ है, मेरे घर में ऐसे पुलाव बने हैं, यशिका खाओगे, इसे एड्रेस दे दिया जाए। पूरा 11th बर्बाद हो गया, क्या करोगे बताओ। दे दो, सब बच्चे ऐसे एक्साइटेड हो गए हैं, सब मोमोज खाने हैं, दिल्ली वालों का मोमोज से तो अलग प्यार है ना, है ना, दिल्ली वालों का तो ऐसे बिल्कुल ही मोमोज से अलग प्यार है। हाँ सब बच्चे ऐसे पुलाव के लिए रेडी है, अच्छा पेपा पिग के भी घर पे पुलाव बने तो आधे बच्चे उधर जाओ, आधे बच्चे मेरे घर आओ। छोले भटूरे, रात के टाइम पे छोले भटूरे खाएंगे बच्चे, फिर ये जब शाम की क्लास है उसमें सो रहे होंगे। अच्छा शॉप पे आ जाओ, ठीक है, चलो ये काम भी करते हैं, एक दिन मैं करूंगी कोशिश कि आप बच्चों के स्कूल्स में विजिट करूं ताकि आप सब बच्चों से मिल भी पाऊं अच्छे से, अभी सब बच्चों को मैं तो देख भी नहीं पाती, चलो आप तो मुझे देख पाते हो। आवाज नहीं आ रही है, पाव भाजी, अगर जिस किसी के घर में पाव भाजी बनी है तो मैं आ जाती हूँ भाई, मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है। ठीक है। बेटा आई लिव दिल्ली में रहती हूँ मैं, ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ। बिरयानी बनी है, मैं वेजिटेरियन हूँ, अगर वेजिटेरियन बिरयानी तो पुलाव हो जाती है सुहाना, तो बिरयानी नहीं खा पाऊंगी मैं अनफॉर्चुनेटली। ऑल राइट, चलो तो अब एक बार ये फाइनल क्वेश्चन यूज करते हैं, एक ये फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर सब बच्चे टायर्ड हो तो आप सब बच्चे अपना फिर रेस्ट कर लेना, ठीक है। बिल्कुल सही बेटा, सब बच्चों ने ऑलमोस्ट सही आंसर वैसे ही बता दिया, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक फाइनल क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे वैसे, चलो कोई नहीं ये वाला कर लेते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है इसके बाद वाला। क्वेश्चन में क्या बोला है, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ABCDA एज शोन, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। ठीक है, आपको जो वर्क डन है ड्यूरिंग द साइकिल उसकी वैल्यू निकालनी है, आपको एक साइकिल यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले बताओ वर्क डन कैसे निकालेंगे, साइक्लिक प्रोसेस है अगर ये, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन, वर्क डन कैसे निकालोगे बेटा साइक्लिक प्रोसेस के केस में, बिल्कुल सही, एरिया।
ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के केस में पीवी कर्व में जो भी एरिया रहता है, एरिया एंक्लोज्ड इन पीवी कर्व, एरिया एंक्लोज्ड इन पीवी कर्व, ये आपको आपके वर्क डन का एक्सप्रेशन देगा। और हमने ये भी देखा है कि अगर ये क्लॉकवाइज हुआ तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो आपका वर्क डन नेगेटिव होएगा। तो एरिया निकालने के लिए तो मुझे रेक्टेंगल की खाली लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। एरिया तो निकालना बहुत ही सिंपल है, खाली लेंथ और ब्रेड्थ तो चाहिए। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी कर लेते हैं, है ना। एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी। तो ए बी की अब वैल्यू कितनी है, सब बच्चे ध्यान से देखो। ए बी वाले केस में आपका प्रेशर चेंज हो रहा है फ्रॉम 2p, पी से लेकर 2p तक आपका प्रेशर चेंज हुआ है। तो ए बी की वैल्यू है पी के बराबर। और बीसी की क्या वैल्यू है, प्रेशर कांस्टेंट है, आपकी खाली वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो 2v से v पे आपकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो pv। तो वर्क डन तो डायरेक्टली आपका pv के बराबर आ गया बेटा। पॉजिटिव होएगा नेगेटिव होएगा, ये बताओ, विल इट बी पॉजिटिव, विल इट बी नेगेटिव? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑल राइट, गुड जॉब, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, आपका जो वर्क डन रहेगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोसेस है, द साइक्लिक प्रोसेस इज क्लॉकवाइज इन नेचर। इज दैट ओके गाइस? ठीक है, ये चीज कूल है, सब बच्चों को समझ में आई? ठीक है, अब बताओ, एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है या थक गए हैं बच्चे? फटाफट बताओ, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर ले, 4-5 मिनट है हमारे पास, एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा हमारा। या थक चुके हो? नहीं थक गए? बेटा वॉल्यूम इसलिए आए क्योंकि बीसी वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर अगर आप लेंथ देखते हो तो आपकी जो लेंथ है दैट इज कमिंग आउट टू बी, कितना चेंज हो रहा है, 2p तो चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, 2v से v में चेंज हो रहा है, तो बीसी की लेंथ v आ जाएगी, यहाँ पे जो आपकी लेंथ है वो p आ जाएगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके बाद ऐसे छुट्टी कर दूंगी कि किसी बच्चे को खाना खाना है तो आप भी चले जाओ। ठीक है बेटा, चलो एक और क्वेश्चन, मुझे भी डिनर करना है अभी, तो मैं भी अभी 2-4 मिनट में कर लूंगी जाकर। लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड टुडेस क्लास। ऑल राइट, ठीक है चलो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डरावना क्वेश्चन नहीं है। क्या गिवन है, हाफ मोल ऑफ, अच्छा ये आपका डाउट था तभी मैंने ये ले लिया यहाँ पर, देखो ऐसे मेरे को ऐसे वाइब्स आ गई। half moles of helium is contained in a container at standard temperature and pressure. How much heat is needed to double the pressure of gas keeping the volume constant? ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी गिवन है, हाफ। ऑल राइट, आपको हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो सीवी की वैल्यू आपको गिवन है, वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट है तो सीवी की वैल्यू आपको गिवन है 3 जूल्स पर ग्राम केल्विन। ठीक है, ऊपर से आपको हीलियम की, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, तो हीलियम में आपको मॉलिक्यूलर मास पता है कितना होता है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना रहता है, 4। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास भी पता है कि आपका 4 होता है। ऑल राइट, अब वॉल्यूम अगर आपकी कांस्टेंट है, इफ यू नो दैट हियर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देन यू गाइस कैन से व्हाट, यहां से आप सीवी की वैल्यू तो देख ही सकते हो, सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज योर सीवी, हीट कैपेसिटी आपको सीवी गिवन है। ऑल राइट, हीट कैपेसिटी आपको सीवी गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो कि ये जो मैं 3 वाली चीज है इसको अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करूं, तब आएगी ना मेरे पास जो हमारी सीवी है उसकी वैल्यू, मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू। तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, 3 × 4 विच इज 12 जूल्स पर मोल केल्विन। ये मुझे हीट कैपेसिटी गिवन है, मुझे इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, मोलर हीट कैपेसिटी में चेंज करना है। तो मोलर हीट कैपेसिटी में मैं इसको ऐसे चेंज कर सकती हूँ। हाँ बेटा यू कैन, लास्ट क्वेश्चन है वैसे, अगर फोन में 2-3% बैटरी है तो ये क्वेश्चन देख लो, फिर क्लास ओवर हो जाएगी। ऑल राइट, अब आपको एक और चीज क्या गिवन है कि प्रेशर जो है वो आपका डबल हो रहा है। ठीक है, प्रेशर आपका डबल हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ योर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर मेरा प्रेशर डबल हो रहा है तो मेरी टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, टेम्परेचर विल ऑल्सो डबल, है ना, टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। तो अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करूंगी, इट विल बी 2T1 - T1।
मतलब जो भी आपका इनिशियल टेम्परेचर है वही रहेगा आपका चेंज इन टेम्परेचर। और इनिशियल टेम्परेचर कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आपका टेम्परेचर कितना रहता है बेटा? 273, है ना? 273 केल्विन होता है ना बेटा? ऑल राइट, तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई, आपको हीट एनर्जी तो चाहिए थी, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। निकल जाएगा आंसर। हाफ इंटू 273 इंटू 12, निकल जाएगा आंसर। ठीक है बेटा? All right, so you will get the answer as 1638 joules. And that is your final question. तो आप सब बच्चे जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मजा आया आज की क्लास में, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, आपका आंसर सही है, गुड जॉब बेटा। डिड यू गाइस हैव फन इन टुडेज क्लास? यस, वेरी गुड। आप लोगों से मिलके भी बहुत मजा आया सब बच्चों से। ठीक है।